हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडुटैप के हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारा विजय बैच का आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहां पर हम आपको रोज़ 4 क्वेश्चन देते हैं जिनके आंसर आपको लिखने होते हैं ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सके और आप बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड वेल फ्रेम आंसर लिख सके। ऐसा करने के लिए आपको हमने एक 3 स्टेप फॉर्मूला भी समझाया है। अगर आपने वो 3 स्टेप फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड चेक इट वंस। उसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। सो गाइज, आज है हमारा डे 38 जिसमें हम पढ़ने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जीए स्टडीज 1 के। ओके, सो कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको आरटीआई के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में बताना है इसमें। आप तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2005 में आया था, जो मैंडेट करता है कि सिटीजन्स को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर आता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 थे। ठीक है, टू एम्पावर द सिटीजन्स को एम्पावर किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में, साथ ही साथ जो करप्शन है उसको खत्म किया जा सके और डेमोक्रेसी को रियल सेंस में वर्क कर सके पीपल के लिए। आगे हम बात करते हैं, ये जो एक्ट था वो बहुत ही बिग स्टेप था टूवर्ड्स इन्फॉर्म सिटीजन की तरफ। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इनैक्टेड टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजाइम ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। मेनली जो इसका एक ऑब्जेक्टिव था ये था कि हर कोई सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो किस तरह होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो हर किसी को। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट था। अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि किस टॉपिक से है, कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विसेज है। क्वेश्चन है टू डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक सर्विस। अगर हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या, आपको रोल डिस्कस करना है। किसका? एथिक्स का। किस चीज़ में, किसके कंटेक्स्ट में? पब्लिक सर्विसेज के कंटेक्स्ट में। कि पब्लिक सर्विसेज जो होती है उनमें एथिक्स का रोल क्या होता है, एथिक्स की वैल्यू क्या है, एथिक्स किस तरह का रोल प्ले करता है। क्योंकि एक 4 मार्क क्वेश्चन है तो हम इसे डायरेक्टली स्टेप्स लिख सकते हैं उसके रोल के। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि एथिक्स होने की वजह से, एथिक्स होना क्यों ज़रूरी है, क्या रोल है एथिक्स का पब्लिक सर्विस में, कि वो अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर एथिक्स पब्लिक सर्विस में होते हैं या पब्लिक सर्विस में एक हम कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं तो उससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, साथ ही साथ इंटीग्रिटी बनी रहती है। अदर देन दैट बिल्ड ट्रस्ट, जो पब्लिक का ट्रस्ट होता है सर्विसेज पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर, वो बिल्ड होता है कि हाँ ठीक है ये पब्लिक सर्वेंट जो है, आप अपने आसपास देख सकते हो, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अपने आसपास नोटिस करेंगे ना तो भी आप बहुत इजीली इन्हें आंसर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता आपको इन डेप्थ स्टडी की है आपने तभी आप लिख पाए। अगर बाई चांस एग्जाम में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो डोंट पैनिक, जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ, लुक एट द सोसाइटी एंड एनालाइज इट। ठीक, तो क्या होता है कि अगर कोड ऑफ एथिक फॉलो करते हैं पब्लिक सर्विस में तो जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट बिल्ट होता है। एक उसके अलावा प्रमोट प्रोफेशनलिज्म, एक प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करता है। जब तक तो ये कोड नहीं होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या हम प्रोफेशनल लाइंस पर चल सकते हैं? हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जब लोग डाइविएट हो जाते हैं अगर कोई कोड नहीं होता है फॉलो करने के लिए। साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर कोड ऑफ एथिक्स होगा तो लोगों पब्लिक सर्वेंट्स को पता होता है कि अच्छा ठीक है, मुझे मेरे से नीचे जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनके साथ किस तरह से बात करनी है, क्या चीज़ बोलना सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर कोड ऑफ एथिक्स का रोल है, एथिक्स का रोल है पब्लिक सर्विस के अंदर। नाउ कमिंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, जो कि टॉपिक में से है चैलेंजेस ऑफ करप्शन पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, करप्शन डिस्ट्रॉयज द मॉरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? करप्शन की कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि मॉरल फैब्रिक जो होता है सोसाइटी का, करप्शन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ इरोड्स द फेथ ऑफ कॉमन मैन इन द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं, एक स्टेटमेंट है। कई बार आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे अपने एग्जाम में भी जहाँ पर आपको एक कंटेक्स्ट देने के लिए कि क्वेश्चन का जो डिमांड है वो किस कंटेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में, आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी। पर मेन क्वेश्चन जो है वो इसके बाद शुरू होगा। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड करप्शन इन इंडिया। देखो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या रीजंस है करप्शन के इंडिया में।
करप्शन होने के इंडिया में क्या रीजंस है, साथ ही साथ किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर्स जो हैं वो लाने चाहिए टू एलिमिनेट करप्शन। ठीक है, सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको किस तरह से अप्रोच करना है, आपको इस तरह से अप्रोच करना है कि सोसाइटी में करप्शन कैसे मॉरल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, साथ ही साथ जो कॉमन मैन है, जो आम लोग हैं, उनका जो फेथ है, ट्रस्ट है लेजिटिमेसी में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की लेजिटिमेसी में, वो कैसे खत्म हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। तो आपको इस बैकग्राउंड में इस क्वेश्चन को आंसर करना है कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सो बहुत ही इजीली हम इसका आंसर कर सकते हैं। पहले आप बात करेंगे कि रीजंस क्या हैं। ठीक है, अब ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, सो यू हैव टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन दिस। ठीक है, आप किसी रिपोर्ट को, किसी डेटा को कोई डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टडी कंडक्ट की गई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के थ्रू 2005 में। ठीक है, उसको मेंशन किया जहाँ पर कि 62% ऑफ इंडियंस हैड एट सम पॉइंट और अनदर पेड अ ब्राइब टू अ पब्लिक ऑफिशियल। तो इससे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा करप्शन है इंडिया के अंदर। अब हम बात करते हैं कि रीजंस क्या क्या है। तो मैंने गाइज, अगर आप चाहते हैं आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड हो तो ऑलवेज डिवाइड योर आंसर इनटू सब पार्ट्स। ओके, सब पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए अपने आंसर को। तो जैसे कि यहाँ पे डिवाइड किया गया है पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिकल रीजंस क्या है करप्शन होने के, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या है, एट लास्ट सोशल एथिकल रीजन क्या है। अगर हम पॉलिटिकल रीजन की बात करते हैं कि ब्लैक मनी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स कैसे इन्फोर्स करती है करप्शन को इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि पॉलिटिक्स के अंदर है, वो अपना काम कराने के लिए, लीगल काम को कराने के लिए, अपनी जो इलीगल चीज़ें हैं उनको छुपाने के लिए ब्राइब पे करते हैं, करप्शन को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है, यानी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्फोर्स करते हैं पैसा कि उनके जो उनके बेनिफिट्स हैं वो उनके बेनिफिट के लिए पॉलिसी लेकर आए जा सके। तो ये सारे रीजंस है पॉलिटिकल जो करप्शन को सोसाइटी में बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ अगर हम इकोनॉमिकल रीजन की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी देखी जाती है इंडियन सोसाइटी में व्हेन इट कम्स टू इनकम। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, जो गरीब इंसान होता है, अगर उसे कभी पोजीशन मिल जाती है, मैं नहीं कह रही हमेशा होता है ऐसा, लेकिन इन सम केसेस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अ पर्सन हु हैज़ फेस इनकम इनइक्वालिटीज टेंड्स टू बी मोर करप्ट। ओके, और अगर जिसके पास पैसा है उसे पैसे लेने की आदत, पैसे में रहने की आदत होती है, इस वजह से भी वो करप्शन को प्रमोट करता है। अदर देन दैट हाई शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर चीज़ फॉर्मल नहीं है तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, डेटा नहीं है हमारे पास कि कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है। साथ ही साथ लो वेजेस, जो इनकम है, जो वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करते हैं तो आप देखेंगे जो सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से भी करप्शन लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्यूरोक्रेसी को और कहीं ना कहीं करप्शन को प्रमोट करते हैं। अदर देन कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी, आज भी हम जो ब्यूरोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं वो कॉलोनियल टाइम की फॉलो कर रहे हैं। हमने चेंजेस नहीं किया अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने चेंजिंग सोसाइटी के साथ अपने ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं लेकर आए हैं, वो भी एक रीज़न है। अदर देन जुडिशियल फेलियर, इंक्वायरीज होती हैं लेकिन सालों सालों चलती रहती है। जो करप्ट पॉलिटिशियंस या करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल फेलियर की वजह से भी करप्शन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं होता, उन्हें लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं, इंक्वायरी होगी तो भी हम बाहर निकल जाएंगे। तो इस वजह से भी करप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। अदर देन डैट अगर हम बात करें सोशल और एथिकल रीजन की, चेंजेस इन लाइफस्टाइल इंक्रीजिंग शिफ्ट टूवर्ड्स मटेरियलिज्म। इंडिया की जो सोसाइटी है वो हमेशा से स्पिरिचुअलिज्म पे बेस रही है, लेकिन आज के टाइम पे हमें ये लाइफस्टाइल चेंज देखने को मिलता है कि लोग जो है वो मटीरियलिज्म की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तरफ, जो चीज़ों को रखने के इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट चीज़ों को, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। पैसा और गाड़ी, ठीक है, अच्छा घर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल चीज़ों के। साथ ही साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है।
सोसाइटी के अंदर, वो तो हम मानते ही हैं। साथ ही साथ फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पे नीड है उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहा है। उसके फेलियर की वजह से लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है अपने राइट्स को लेकर, ठीक है। वो करप्शन को प्रमोट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। ओके, सो ये तो हो गए हमारे रीजंस। ना कमिंग ऑन टू कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर्स लिए जाने चाहिए। सो गाइज प्लीज़ फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। आप प्लीज़ ना लीगल रिफॉर्म्स या फिर सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पूछे हैं तो हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ही देंगे। जैसे कि सिटीजन चार्टर एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी गवर्नेंस एड्रेस एक्ट इन स्टेट, यानी स्टेट्स में हमको ना ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस रिड्रेसल के एक्ट को लेकर आना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लोग इजीली आकर अगर उनके साथ ऐसा कोई करप्शन के एक्ट होते हैं या उनसे कोई पैसे मांगता है उस चीज़ को आकर रिपोर्ट कर सकें, ना कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पर। इंस्टेड ऑफ डैट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जहाँ पर आकर के लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई करप्शन का एक्ट वो फेस करते हैं या अपने आसपास देखते हैं। उसके साथ साथ रिफॉर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, जो हम कॉलोनियल टाइम से आज भी सेम फोकस कर रहे हैं, हमको उसे रिफॉर्म करें, उसे रीस्ट्रक्चर करें। साथ ही साथ जो सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो जो आज के उनका लिविंग स्टैंडर्ड है या उनके जो एक्सपेंसेस है उसके अकॉर्डिंग फिक्स की जाए। ओके, उसके अलावा आता है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जो ब्यूरोक्रेसी का वर्किंग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्किंग है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग होते हैं वो किस तरह से काम किए करते हैं। उसके अलावा एम्पावर सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए, उनकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उन्हें राइट्स दिए जाए, उन्हें बताया जाए उनके राइट्स की तरह क्या राइट्स हैं उनके पास, वो किस तरह से करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। उसके अलावा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को, क्या हो रहा है ना, सब कुछ ऑफलाइन हो रहा है, ठीक। अगर हर चीज़ का रिकॉर्ड डिजिटली रहेगा तो उसको रिकॉर्ड को आप हटा नहीं सकते हैं। अभी जैसे कि अगर हम एग्जांपल है, आप इसमें मेंशन भी कर सकते हैं, चलान का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अगर कोई पहले ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता था तो उसको जो हैंड रिटन चलान दिया जाता था, उसमें क्या होता था कि जो वो कल्प्रिट है, जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहा है, वो पुलिसमैन को ब्राइब करके वहाँ से निकल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो चलान है वो ई हो चुका है, डिजिटलाइज कर दिया गया है उसको, तो अब वो जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। तो देयर इज़ नो चांस कि जो पुलिसमैन है वो ब्राइब ले सके, साथ ही साथ जिसने ट्रैफिक रूल तोड़े, जो कल्प्रिट है, वो ब्राइब दे सके। सो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जो लेकर आना चाहिए। सो ये बात हो गई हमारी। लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे कि अगर हम इन सारे रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग करप्शन को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ गवर्नमेंट की साइड से नहीं, सिटीजन्स की साइड से भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सिटीजन्स को भी जागरूक होने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी से करप्शन ख़त्म हो। ओके, कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का है। एनालाइज महात्मा गांधी एज अ मॉरलिस्ट, अ मैन ऑफ एक्शन थ्रू हिज आइडियाज ऑन ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है कि आपको महात्मा गांधी के जो एक्शंस थे या महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ उनको एनालाइज करना है कि कैसे वो उन्हें एक मॉरलिस्ट बताते हैं, एक मैन ऑफ एक्शन बताते हैं, किसके कंटेक्स्ट में, किस आइडियाज़ को, उनके आइडियाज़ को जो कि ट्रुथ के ऊपर उनके आइडियाज़ है, नॉन वायलेंस के ऊपर आइडियाज़ है और सत्याग्रह के ऊपर उनके आइडियाज़ है। सो अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर करना है, किस फ्रेमवर्क में रहकर आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। सो पहले मैंने एक डेफिनेशन दी है, या फिर मतलब डेफिनेशन भी नहीं, एक्चुअली स्टेटमेंट्स हैं जो कुछ स्कॉलर्स ने गांधी जी के ऊपर दिए थे कि कैसे वो बताते हैं कि वो जो थे वो बहुत ही बड़े मॉरलिस्ट और एक मैन ऑफ एक्शन थे, जो बोलते थे कि जो हमारे आइडियल्स हैं वो हमारे एक्शंस में दिखाई देने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मार्क्स सिफर्ड की है, कृष्णा कृपलानी की भी स्टेटमेंट दी हुई है मैंने, प्लीज़ आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। अब अदर देन दैट अब हम बात करते हैं तो उस आप देखेंगे क्वेश्चन में हमसे तीन जो टॉपिक है उनके ऊपर आइडियाज़ पूछे हैं। पहला है ट्रुथ, उसके बाद नॉन वायलेंस एंड देन सत्याग्रह। तो हम बात करते हैं गांधी जी के क्या व्यूज़ थे नॉन वायलेंस के ऊपर, वायलेंस और नॉन वायलेंस के ऊपर। तो गांधी जी क्या बोलते थे कि वायलेंस को उन्होंने किस तरह से समझा, संस्कृत के वर्ड से समझा उनको, हिंसा, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंजरी। वो कहते थे कि इंजरी यानी वायलेंस करना ईजी, लेकिन डिफ़िकल्ट क्या था,
इन वायलेंस को प्रैक्टिस करना था। और जो अच्छा इंसान होता है, अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नॉन वायलेंस ही एक तरीका है। इसमें आपको अब क्या बताना है, आपको इस कंटेक्स्ट में बताना है कि कैसे वो मैन ऑफ एक्शन थे, यानी उनकी आइडियल तो थे ही, लेकिन उन्होंने अपने एक्शन के साथ कैसे इस आइडियल को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देंगे कि कैसे उन्होंने सपोर्ट किया था। कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला था, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो इससे पता चलता है कि वो कभी भी वायलेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नॉन वायलेंस की तरफ, अहिंसा की तरफ। ओके, सो नाउ उसके बाद हम लोग बात करेंगे गांधी जी के व्यू सत्याग्रह के पर क्या थे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि सत्याग्रह को कैसे गांधी जी ने एक वेपन की तरह यूज़ किया था अलग अलग जगह पे। यहाँ पे आप चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इन सब की बात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको और कोई एग्जाम्पल पता है सत्याग्रह पर जहाँ पर गांधी जी ने इसे यूज़ किया और सक्सेसफुल रहा, और किस तरह से गांधी जी केम टू यूज़ सत्याग्रह एज अ वेपन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्सो यू कैन मेंशन द बेसिक प्रिंसिप्स ऑफ सत्याग्रह की। बेसिक प्रिंसिप्स क्या थे जो गांधी जी ने दिए थे कि सत्याग्रह अगर कोई फॉलो करता है तो उसे ये 3 चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। डैट इज सत्य, डैट इज ट्रूथ, अहिंसा, डैट इज नॉन वायलेंस, एंड तपस्या यानी विलिंगनेस टू सेल्फ सेक्रीफाइस। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में गांधी जी के आइडिया सत्या के लिए यानी ट्रुथ के लिए। तो गांधी जी कहते थे कि जो ट्रुथ है वो रिलेटिव है, हर किसी के लिए रिलेटिव हो सकता है। मैन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ, लेकिन हम उस एब्सोल्यूट ट्रुथ की ढूंढने के लिए उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उसे ढूंढने के लिए हमें काम करना चाहिए कि हम सत्य को ढूंढने के लिए, हमेशा हर चीज़ में सत्य को ढूंढने के लिए, सत्य के साथ चलने के लिए काम करेंगे तो हम इस फिलॉसफी को फॉलो कर पाएंगे। तो इसके भी आपको एग्जाम्पल देने होंगे। ओके, कि गांधी जी ने कहाँ पे ट्रुथ को सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि उन्होंने बोला था कि ट्रुथ ही भगवान है, सत्य ही भगवान है। लास्ट में आप छोटा सा कंक्लूजन देंगे कि गांधी जी के इन आइडियल्स की वजह से जो इंडिया था उसको इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। क्या क्या उनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन थे, और अगर हम इन आइडियल्स को अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम एक ही बहुत ही प्रॉस्परस, हेल्थी और हारमोनियस फ्यूचर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हेल्दी हारमोनियस लाइफ जी सकते हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और आप बहुत ही अच्छे और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख पाएंगे अपने फाइनल एग्जाम में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।